ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसे कि ज्योतिष चर्चा में मैंने पिछली वीडियो में ज्योतिष का एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने बताया था कि ज्योतिष के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। हाउसेस, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 साइंस एंड 27 नक्षत्रास, 27 कॉन्स्टलेशंस। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम 12 हाउसेस, 12 हाउसेस, 12 भाव, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 12 हाउसेस के बारे में या 12 भावों के बारे में चर्चा। इनको हाउसेस कहते हैं, भाव कहते हैं, कई जगह इनको घर कहते हैं, खाने कहते हैं। मीनिंग सबका सेम ही है, अर्थ में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस अलग अलग नाम है। तो आइए देखिए कि ये 12 हाउसेस दिखते कैसे हैं। आपने कुंडली जरूर देखी होगी अपने जीवन में। जो ज्योतिष में नए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। कुंडली कुछ ऐसी दिखती है। तो ये जहां पे फर्स्ट हाउस लिखा है, यहां से कुंडली की शुरुआत होती है। इसको लग्न भाव कहते हैं और यही फर्स्ट हाउस होता है। यहां से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए एक एक हाउस आगे हम जाते रहते हैं 12th हाउस तक। वहां जाके हमारी कुंडली के 12 भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो कुंडली में 12 घर होते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है उसको लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है। जिस समय आप पैदा होते हैं उस टाइम पर ईस्टर्न हॉराइजन में, पूर्वी हॉराइजन में जो राशि उदय हो रही होती है उसको लग्न कहते हैं और वही राशि आपके लग्न के प्रथम भाव में पड़ती है और वहीं से आपकी कुंडली बनती है। लग्न के बारे में मैं आगे विस्तार में कोई एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि भाव फिक्स रहते हैं, जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। राशियां बदलती हैं उसमें। जैसे मैंने बताया लग्न, तो आपने सुना होगा कि ज्योतिषी बोलते हैं कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, कैंसर लग्न की, या फिर मीन लग्न की कुंडली है। तो उसका मतलब होता है कि उस टाइम जो लग्न है वो मीन है और वहाँ से कुंडली स्टार्ट होती है। तो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप है। आपने इस तरह का हॉरोस्कोप भी देखा होगा। यह प्रायः साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में यूज होता है। इनमें डिफरेंस सिर्फ बनावट में है। ज्योतिष के रूल्स सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ बनावट में है। बनावट में इतना फर्क है कि जहां नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में भाव फिक्स रहते हैं, राशियां बदलती हैं, वहीं साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में राशियां फिक्स रहती हैं, भाव या लग्न बदल जाता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि मेष जहां पे एरो बना है वहां से ये कुंडली हमेशा स्टार्ट होगी। जो लग्न उस टाइम पड़ रहा है उसको एक लाइन से डिनोट कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कन्या, वर्गो, वहां पे एक हल्की सी लाइन डाल दी है। उसका मतलब ये है कि असेंडेंट या फिर लग्न
वहां से शुरू है। आइए नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप है। इसमें देखिए तो आप जहां पे AS लिखा हुआ है उसका मतलब है असेंडेंट, जिसको मैंने अभी बताया कि लग्न कहते हैं। तो यहां पे 1 जो लिखा है मतलब कि एरीज, मेष। तो इसका मतलब है कि ये मेष लग्न की कुंडली है। भाव वहीं रहेंगे, लग्न मेष है। थोड़ी क्लैरिटी इसमें आपको और आ जाए तो एक और हॉरोस्कोप देख लेते हैं। देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है पहले हाउस में। जब ये कुंडली है इसमें फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है। 7 मतलब तुला, लिब्रा। तो इसको हम कहेंगे कि ये लिब्रा लग्न की कुंडली है। हाउसेस वहीं रहेंगे, राशि बदल जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स रहती हैं और नॉर्थ इंडियन में हाउसेस फिक्स रहते हैं। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर लेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। जैसे यहां पे अगर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट देखेंगे तो उसमें 4 लिखा हुआ यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है। और हम साउथ इंडियन चार्ट देखेंगे तो उसमें जो AS है वो कहाँ लिखा हुआ है, असेंडेंट। वहां पे राशियां फिक्स्ड है और चौथे स्थान पर असेंडेंट कर दिया है। तो कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस बनावट में फर्क है। तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आइए बात करते हैं हाउसेस के बारे में। देखिए हाउसेस या भाव, एक भाव से बहुत चीजें देखी जाती हैं, लेकिन हर भाव के कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे तीसरा भाव, तीसरे भाव से बहुत चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मेनली उसको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन का हाउस देखा जाता है। 10th हाउस, बहुत चीजें देखी जाती है 10th हाउस से, लेकिन प्रमुखतः उसको कर्म स्थान या हाउस ऑफ प्रोफेशन बोला जाता है। तो उसी तरह से हम चर्चा करेंगे हर एक हाउस के बारे में कि हाउसेस क्या सिग्निफाई करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हाउस, इसको लग्न कहते हैं। तनु स्थान, तनु तन शब्द से आया है क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो लग्न भाव से बहुत हद तक पता चलता है। तनुभाव, लग्न, ये सब इसके नाम है। तो पहले देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं लग्न या प्रथम स्थान के बारे में। शास्त्र में लिखा है कि देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावं च लग्न भावान रक्षयेत। मतलब कि प्रथम भाव से फिजिक, आपकी बनावट, आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका नेचर किस तरह का होगा, ये सारी चीजें प्रथम भाव से पता चलती हैं। प्रथम स्थान कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। कुंडली में कई दोष होते हैं जो लग्न भाव से देखने से पता चल जाते हैं। कई बार लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठता है और कुंडली के कई दोष ठीक हो जाते हैं। जैसे भले ही कुंडली बहुत खराब हो,
लेकिन यदि कुंडली के लग्न भाव में बृहस्पति जी या शुक्र ये आके बैठ गए तो कुंडली के बहुत सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस को धन भाव, कुटुंब भाव, कुटुंब मतलब परिवार, इस नाम से जाना जाता है। पहले देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहता है सेकंड हाउस के बारे में। शास्त्रों में लिखा है कि धनधान्यम कुटुंबाश्च मृत्युंजाला ममत्रिकम धातुरत्नादिकम सर्वम धनस्थान निरीक्षयेत। मतलब सेकंड हाउस से वेल्थ, आपका अर्जित धन, और खाना, फूड, फूड इस संदर्भ में कि आपको किस तरह का खाना पसंद है वो देखा जाता है। बहुत पहले इस हाउस से ग्रेन्स भी देखे जाते थे कि आपके परिवार में, जब ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब कृषि ही मेन प्रोफेशन होता था लोगों का, तो आपका परिवार किस तरह के ग्रेन्स उगाता है वो इस हाउस से देखा जाता था। आजकल नहीं देखा जाता, आजकल क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं टाइम के साथ, तो आजकल ये चीज़ ये देखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कुटुंब, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके माता पिता, भाई, ओवरऑल आपके फैमिली की कैसा नेचर होगा या फिर आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे वो इस भाव से पता चलता है। वैसे कुंडली में हर रिलेटिव के लिए अलग अलग स्थान है, पर ओवरऑल एक व्यू पॉइंट मिलने का कि आपके फैमिली का स्टेटस क्या है वो सेकंड हाउस से हम बता सकते हैं। साथ ही में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्पीच, तो आपकी वाणी कैसी है, आप मीठा बोलते हैं या आप तीखा बोलते हैं, ऐसी वाणी है आपकी कि लोगों को चुभती है, वो सब भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। मनी मैंने बता दिया, धन। यहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या है या फिर इनहेरिटेड, यानी कि आपको आपके माँ बाप से या दादा दादी से या कहीं से भी इनहेरिटेंस में क्या मिला है वो इस भाव से देखेंगे। साथ ही में राइट आई, यानी कि जो हमारी दाहिनी आंख है वो भी इस भाव से देखी जाती है। इसको मारक स्थान भी कहा जाता है और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसको सीधा ही मारक स्थान ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पराशर जी ने इसको मारक स्थान की उपाधि ज़रूर दी है, पर यह मारक स्थान सिर्फ तभी काम करता है कि जब आपकी आयु हो चुकी होती है, उस टाइम पर यदि किसी ऐसे ग्रह की दशा आती है जो इस भाव पे बैठा है या फिर इस भाव के स्वामी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो वो मारक का काम अवश्य करेगा। हाँ, यदि ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि बहुत ही बुरे योग हैं कुंडली में, बहुत ही बुरी दशा चल रही है, बहुत ही बुरा गोचर है, तो भी यह मारक स्थान का काम कर सकता है। अन्यथा नॉर्मली इसको मारक स्थान नहीं समझना चाहिए। इसको लॉन्जेविटी का हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम से सप्तम है, मतलब कि अष्टम को सीधा देखता हुआ भाव है, तो यहां से भी आपकी आयु का निर्णय होता है। तो अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस को बेसिकली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हाउस कहा जाता है, आपके भाई और बहन का स्थान कहा जाता है। देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं थर्ड हाउस के बारे में। विक्रमम भृत्य भ्रातादि चोपदेश प्रयाणकम पित्रोर्वे मरणम विज्ञो दुषिचक्या च निरीक्षयेत। अर्थात
तीसरे भाव से भाई बहन, आपका साहस, आपके छोटी यातायात यानी कि स्मॉल जर्नीज, और कई जगह जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि आपके पेरेंट्स की मृत्यु भी थर्ड हाउस से देखी जा सकती है। साथ ही में आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी, या आप किस पे इंडल्ज होना चाहते हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। थ्रोट, आपका गला, आपके गले में कोई इन्फेक्शन होगा या नहीं, कोई गले में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। आपकी वॉइस कैसी है, आपकी आवाज़ बहुत लाउड है, सटल है, मीठी है, सुरीली है, वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। लता मंगेशकर जी, उनके थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, बहुत बलवान, अपनी राशि में बैठे हैं और किसी भी पाप ग्रह से दूषित नहीं है। उनकी आवाज़ कैसी है यह बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड हाउस से वॉइस की क्वालिटी भी पता चलती है। साथ ही में करेज, मैं बता चुका हूँ, साहस, आप कितने साहसी होंगे। साहसी का अर्थ ये नहीं कि हर एक से भिड़ गए, मुश्किल समय में आप साहस दिखा पाएंगे, वो इस हाउस से पता चलता है। राइटिंग, वैसे राइटिंग का हाउस फिफ्थ हाउस है, लेकिन यहां से भी शॉर्ट राइटिंग्स, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत लिखने का शौक है कि नहीं, ये थर्ड हाउस से देख के पता चल जाएगा। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस बेसिकली मदर, माता का भाव होता है। साथ ही में होम हाउस यानी कि आपका घर कैसा है, और हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, ये भी फोर्थ हाउस से, चतुर्थ भाव से पता चलता है। आइए देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। शास्त्रों में लिखा है कि वाहनान्यत बंधुश्च मात्र सौख्यादिकान्यपि निधि क्षेत्रम ग्रहम चापि चतुर्थात परिचन्येत। अर्थात चतुर्थ भाव से आपके व्हीकल्स, उस टाइम पे जब ये श्लोक लिखे गए थे तो उस टाइम पे बैलगाड़ी आदि से इसका तात्पर्य था। आज के टाइम में व्हीकल्स, गाड़ियाँ, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। साथ ही में माता, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, और ज़मीन, ज़मीन के बारे में भी, आपकी ज़मीन और प्रॉपर्टी कितनी होगी, वो भी फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। बाकी जैसा मैंने कहा व्हीकल्स तो है ही इसमें, साथ ही में ज़मीन जायदाद आप जो अर्जित करेंगे, साथ ही में आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। आज के संदर्भ में देखें तो फैशन, जिनका फोर्थ हाउस बहुत बली होता है या फोर्थ हाउस का संबंध लग्न से होता है, वो फैशन में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। उनको एकदम जो भी फैशन में नई चीज़ें हैं वो उससे अपडेट रहना चाहते हैं। साथ ही में लग्जरी, इनको लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। एकेडमिक एजुकेशन, जो आपकी बेसिक पढ़ाई होती है, हायर स्टडीज़ नहीं, बेसिक पढ़ाई, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मतलब कि आपके मन में दूसरों के प्रति कितनी दया भावना है या कितना आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, वो भी फोर्थ हाउस से पता चलता है कि आप दूसरों के बारे में, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में दया भावना रखते हैं या सहायता की भावना रखते हैं या क्रूर भावना रखते हैं, वो सब भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और आपके लंग्स का जो एरिया है वो भी फोर्थ हाउस के अंदर ही आता है। तो इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, यानी कि पंचम स्थान। बेसिकली
चिल्ड्रन यानी कि आपके बच्चों का स्थान है ये, प्रोजेनी भी बोलते हैं जिसको। बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, आपके रिलेशन क्या होंगे आपके बच्चों के साथ, वो सब 5th हाउस से देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं 5th हाउस के बारे में। यंत्र मंत्रौ तथा विद्याम बुद्धश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्या प्रभंचादीन पश्येत पुत्रालयाद बुद्धः। अर्थात यहां पे यंत्र मंत्रौ लिखा हुआ है। यंत्र एक तरह से जो हम ज्योतिष के यंत्र या फिर पूजा पाठ में जो यंत्र कहते हैं उसका भी इससे तात्पर्य है, या फिर आज के संदर्भ में देखें तो जो मशीन्स हैं हमारी, यंत्र मतलब मशीन्स होती हैं। तो टेक्निकल नॉलेज जहाँ पे देखनी पड़ती है या देखनी चाहिए वो 5th हाउस से है। यहाँ पे यदि कोई पाप ग्रह बैठा है, सैटर्न, मार्स, तो वो जातक यूजुअली मशीनरी में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। राहु भी, तो वो जातक मशीनरी में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। मंत्र साधना या मंत्रों को समझना या मंत्र साधना या दूसरों को मंत्र सिखाना, मंत्र पूरी जो विद्या है वो 5th हाउस से देखी जाती है। साथ ही में लर्निंग, जो आपकी समझने की क्षमता है, रट्टा मारने की नहीं, वो जो पाठ पढ़ना वगैरह सब होता है वो 4th हाउस से है, जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन है। आप किसी चीज़ को कैसे समझते हैं वो 5th हाउस से, आपका इंटेलेक्ट कितना है वो 5th हाउस से पता चलता है। साथ ही में यहाँ पे पुत्र लिखा है, लेकिन तात्पर्य यही है कि आपके जो शिशु होते हैं वो 5th हाउस से ही देखे जाते हैं। साथ ही में आपका रोमांटिक नेचर या आपका जो अफेयर्स होते हैं वो भी 5th हाउस से ही देखे जाते हैं। हायर लर्निंग, आपकी बेसिक ग्रेजुएशन के बाद यदि आप कुछ पढ़ते हैं या अपनी एजुकेशन को छोड़ के आप कुछ और ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसी और ही सब्जेक्ट में चले गए, जैसे कि बैंकिंग करी है आपने, उसके बाद आपने लॉ पढ़ लिया, तो एकेडमिक्स की आपकी फील्ड बैंकिंग की थी, उसके बाद आपने लॉ पढ़ा, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्पिरिचुअलिटी में चले गए, वो सब भी 5th हाउस से ही देखा जाएगा। पब्लिशिंग, आपकी राइटिंग और पब्लिशिंग का भी मेन स्थान या मेन भाव 5th हाउस ही है। इसके बाद बात करते हैं छठे स्थान की, 6th भाव। इसको दुष्ट स्थान कहा गया है। रोग रिपुऋण, रोग यानी कि डिजीज, रिपु यानी कि आपके एनिमीज, ऋण मतलब आप पे डेप्ट जो है, कर्जा, तो इनमें से कोई भी अच्छी चीज़ तो है नहीं, कोई भी नहीं चाहता इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। तो 6th हाउस थोड़ा बुरा भाव है, इसके थोड़े अच्छे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यूजुअली इसको दुष्ट स्थान कहा गया है। देख लेते हैं कि शास्त्र में 6th हाउस के बारे में क्या लिखा है। मातुलांत शंकानाम शत्रुंश्चैव व्रणादिकान् सप्तनी मातरम चापि षष्ठ भावान रक्षयेत। अर्थात छठे भाव से आपके मामा, मैटरनल अंकल देखे जाते हैं, और उनकी डेथ भी इसी हाउस से देखी जाती है, ये शास्त्र कहते हैं। साथ ही में आपको जो डिजीजेस होंगी, अल्सर वगैरह, ये सब भी 6th हाउस से ही देखा जाता है। साथ ही में यदि आपकी कुंडली में या आपकी ज़िंदगी में सौतेली माँ का योग है, स्टेप मदर, तो वो भी 6th हाउस से ही देखा जाएगा। तो ये शास्त्र कहते थे 6th हाउस के बारे में। बाकी जैसा मैंने बताया है कि रोग रिपुऋण, तो जो बेसिक डिजीज आपकी लाइफ में होंगी, जैसे कुछ होती हैं कि लॉन्ग टर्म डिजीज, वो 8th हाउस से देखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट टर्म डिजीज, जैसे जुकाम रहता है आपको, थोड़े थोड़े टाइम बाद आता रहता है, खांसी,
ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो 6th हाउस से देखा जाता है। आप पे ऋण रहेगा कि नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, आपके शत्रु कितने होंगे, वो सब 6th हाउस से ही देखा जाएगा। ये हाउस ऑफ कंपटीशन भी है। इस प्रोस्पेक्टिव में इसको अच्छा हाउस कह सकते हैं कि अगर आपका 6th हाउस बहुत प्रबल है तो कंपटीशन जहां पे भी होगा उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, अगर 6th हाउस या 6th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है तो। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। कलत्र भाव या मैरिज का हाउस इसको कहते हैं। आपकी मैरिज कब होगी, होगी या नहीं होगी, होगी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, मैरिज में ब्रेक आएगा यानी कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में आजकल आने लगा है, बाहर के देशों में बहुत पहले से है ये। कि जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं बाहर से, तो वो पूछते हैं कि हमारे बेटे की शादी वो नहीं कहता करने की, या हमारी बेटी नहीं कहती, तो क्या करेंगे, बल्कि उनको अलाउ कर दें ये करना या नहीं कर दें। लेकिन इंडिया में अभी तक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, लेकिन यहाँ पे भी आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि शादी करें या ना करें। वो भी इसी भाव से देखा जाएगा कि शादी करने की उनमें इच्छा है कि नहीं है। आगे देखते हैं कि 7th हाउस के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जाया मध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावान रिक्षयेत। अर्थात जैसे कि मैंने कहा है कि आपकी यहाँ पे वाइफ लिखा है, लेकिन आपके जो भी लाइफ पार्टनर है वो 7th हाउस से देखा जाएगा। जर्नी, यात्रा, यूजुअली अब्रॉड की यात्रा 7th हाउस से देखी जाती है, या फिर पहले के टाइम में आप यदि कोई समुद्री यात्रा करते थे तो वो 7th हाउस से देखा जाता था। और व्यापार, ट्रेड, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। इसको भी पराशर जी ने मारक स्थान कहा है। जैसा मैंने 2nd हाउस के बारे में बताया, वैसा ही 7th भाव के बारे में भी आपको बस तभी कंसीडर करना है मारक स्थान जब या तो आयु हो चुकी है या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरे योग है, कुंडली में बुरी दशा है, बुरा गोचर है। साथ ही में पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब 7th हाउस से देखते हैं। बिजनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है 7th भाव या 7th हाउस। फॉरेन कंट्रीज, बाहर के देशों में जाना, वहां सेटल होना, वो भी 7th हाउस से ही देखा जाएगा। आज के संदर्भ में लिव इन रिलेशनशिप्स जो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज में, वो भी 7th हाउस से ही देखना चाहिए। देखिए, ज्योतिष समय के अनुसार उसको बिठाना चाहिए। ज्योतिष में कहते हैं देश काल पात्र, जो मीनिंग हम श्लोकों का आज से 500 साल पहले निकालते थे, आज के संदर्भ में उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसे बैठते हैं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप भी 7th हाउस से ही देखेंगे। बॉन्डेज, ये हाउस कभी कभी अगर यहाँ पे कुछ पाप ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे केतु या फिर मंगल भी कुछ सिचुएशंस में, शनिदेव भी, तो अपने जो उनका काल होता है, दशा होती है, उसमें जातक को या जिसका ये कुंडली है उसको बांध के रख देते हैं। उसको समझ ही नहीं आता ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं बनता लाइफ में, सारे का ऐसा लगता है कि हर तरफ से बंध चुके हैं। तो ये भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। अगला भाव है 8th हाउस, अष्टम स्थान। इसको लॉन्जेविटी या आयु स्थान कहा जाता है। आयुरणम रिपुम चापि दुर्गम मृतधनम तथा गत्यनुकादिकम सर्वम पश्येद्र धाद्विचक्षण। अर्थात आपकी आयु
यहाँ पे रण यानी कि आपकी जो युद्ध होते हैं, पहले के टाइम में जैसे राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे वो देखे जाते थे अष्टम स्थान में। आज के लाइफ में आपके जो आपके किसी के साथ केसेस चल रहे हैं वो 6th हाउस से भी देखे जाते हैं, लेकिन 6th हाउस से यूजुअली छोटे टाइम के शॉर्ट टर्म के केसेस देखे जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं जो सालों साल चलते हैं, वो अष्टम स्थान से देखने चाहिए। उसके बाद यहां पे भी इसको भी शास्त्र में रिपु या दुश्मन का कारकत्व दिया गया है। 6th हाउस में जो दुश्मन आपके होते हैं वो आपको दिखते हैं, अष्टम स्थान के जो आपके दुश्मन होते हैं वो दिखते नहीं हैं। वो जो या तो आपको पता नहीं होते कि आपके साथ रहते हुए आपके दुश्मन हैं, या आपके अंदर के दुश्मन, यानी कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ आदि, ये भी हमारे दुश्मन हैं। ये भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। साथ ही में जो इसमें लिखा हुआ है मृत धनम, जैसे 2nd हाउस मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस, क्योंकि वो अष्टम से सप्तम है, अष्टम को देखता हुआ भाव है, तो यह स्थान भी मृत यानी कि जो आपके रिलेटिव्स मर गए हैं वो आपके लिए क्या धन छोड़ के जाएंगे वो भी 8th हाउस से पता चलता है। साथ ही में ऑकल्ट जो भी गूढ़ विद्याएं हैं जैसे ज्योतिष, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सब भी अष्टम भाव में ही आती हैं। साथ ही में जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म डिजीज, 6th हाउस से शॉर्ट टर्म डिजीज, 8th हाउस से लॉन्ग टर्म डिजीज जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसी कई बीमारियां होती है जो लग जाती हैं लाइफ लॉन्ग, डायबिटीज, बीपी, इनको एक बार लग जाती हैं तो इनको छुटाना थोड़ा मुश्किल होता है। अनडायग्नोजेबल, ऐसी कई डिजीज होती हैं जो पता ही तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी है, जैसे कैंसर, कई बार उस स्टेज पे जाके पता चलता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, लंग्स में, पैनक्रियाज में, कि बहुत लेट हो जाता है। ये सब अष्टम स्थान से ही पता चलता है। साथ ही जैसे मैंने बताया कि तंत्र आदि ये सब जो ऑकल्ट साइंसेस होते हैं वो भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। हिडन नेचर, हम सबका एक नेचर नहीं होता। हमारा एक नेचर होता है जो हम सबके सामने होते हैं, एक होता है जो हम एक खास ग्रुप के सामने, जैसे हम फ्रेंड्स के सामने कुछ अलग होते हैं, अपने माँ बाप के सामने कुछ अलग होते हैं, अपने भाई बहन के सामने कुछ अलग होते हैं। एक नेचर होता है जो हम सबसे छुपा के रखते हैं, जो शायद हमारा ट्रू नेचर होता है, जो तब निकलता है जब हम अकेले होते हैं। तो वो हिडन नेचर जो होता है वो अष्टम स्थान से पता चलता है। विल्स, जैसे मैंने बताया आपकी जमीन जायदाद जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके लिए छोड़ के जाएंगे वो 8th हाउस से पता चलेगा। रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा स्थान है ये। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हुए हैं उनका अष्टम स्थान बहुत प्रबल हुआ है। जो सब कुछ छोड़ के एक चीज में बस घुस जाते हैं उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। आइए बात करते हैं 9th हाउस। इसको भाग्य स्थान कहा जाता है, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउस ऑफ फॉर्चून। बहुत अच्छा भाव है ये। पहले देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा है भाग्यम शालम च धर्मम च भ्रात प्रज्ञादिकांस्तथा तीर्थयात्रादिकम सर्वम धर्म स्थान निरीक्षयेत। अर्थात भाग्य, आपका फॉर्चून, आपका लक कितना अच्छा है। साथ ही में इसमें लिखा है कि भ्रात पत्नियां, यानी कि आपके ब्रदर या आपके ब्रदर की वाइफ या आपकी बहन का पति, बल्कि जो भी आपका सिबलिंग है उसके बेटर हाफ, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। रिलीजन, आपका धर्म, आपके धर्म के प्रति क्या सोच है, वो भी 9th हाउस से देखी जाएगी।
धर्म परिवर्तन, उसके लिए 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग होते हैं जो दूसरा धर्म अपना लेते हैं या धर्म छोड़ ही देते हैं, एथिस्ट, उन सब के लिए 9th हाउस ही देखा जाता है। साथ ही में तीर्थ यात्रा, आप तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, आपको जाने का मौका मिलेगा, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब 9th हाउस से पता चलता है। यूजुअली 9th हाउस में यदि शनि या राहु बैठे हैं तो उनकी दशा या अंतरदशा में आप कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल पर अवश्य जाएंगे। आप, यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो देखिएगा, यदि आप थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, 30, 35, 40 के हो चुके हैं और भ्रमण किया है आपने, तो देखिएगा कि जब गए थे तो उस टाइम पे क्या राहु की दशा थी या शनि की दशा थी, अंतरदशा थी, प्रत्यंतर दशा थी, कोई संबंध उनका 9th हाउस से था कि नहीं था, तो देखिएगा। साथ ही में इस भाव को पिता का स्थान कहा जाता है। थोड़ा इस बात पे कंफ्यूजन है क्योंकि साउथ इंडिया में 10th हाउस को पिता का स्थान कहा जाता है। जितना मेरा मानना है, जितना मैंने देखा है, उसके हिसाब से 9th हाउस ही फादर का हाउस है। गुरु, आपको गुरु मिलेंगे या नहीं, आज की डेट में गुरु तो मिलना बहुत मुश्किल है, गुरु घंटाल ही मिलते हैं हर जगह। तो गुरु आपको अच्छे मिलेंगे कि नहीं, आपको उनका सानिध्य मिलेगा कि नहीं, वो सब 9th हाउस से पता चलता है। कहते हैं कि कलयुग में एक बार शायद भगवान मिल जाए, लेकिन सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। हायर एजुकेशन, जैसा 5th हाउस से हमने हायर एजुकेशन की बात करी थी, यहाँ से भी हायर एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं। यूजुअली ये ग्रेजुएशन के बाद की हायर एजुकेशन, जैसे कोई मास्टर्स है या पीएचडी है, वो सब 9th हाउस से देखा जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 10th हाउस, कर्म स्थान, प्रोफेशन, हाउस ऑफ प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये। पहले देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं 10th हाउस के बारे में। शास्त्र में लिखा है, राज्यम चाकाशवृत्तिम च मानम चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थानानिरीक्षणम। अर्थात राज्यम, पहले के स्थान में जो राजा महाराजा होते थे, उनकी रॉयल्टी वगैरह, वो सब 10th हाउस से देखी जाती थी। हाउस ऑफ प्रोफेशन तो जैसे मैंने बता दिया, ये आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है, यहाँ से आप अपना लाइवलीहुड अर्न करेंगे 10th हाउस से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये। साथ ही में मानम, यानी कि आपका मान सम्मान सोसाइटी में क्या है, ऑनर का क्या लेवल है सोसाइटी में, वो 10th हाउस से देखेंगे। साथ में ऋण, ये कार्मिक डेब्ट्स आपके होते हैं। जो यहाँ पे ऋण लिखा हुआ है, ये कार्मिक डेब्ट्स, आपके पिछले जन्म के जो आप ऋण लेके आए हैं, वो 10th हाउस में, 10th हाउस से आपको पता लगेगा कि आप किस तरह वो चुकाएंगे। साथ ही में आपके बॉस, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके बॉस, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा बुरा होगा, वो आप डोमिनेटिंग होकर आपको तंग करेंगे, वो सब 10th हाउस से देखेंगे। पब्लिक एस्टीम, पब्लिक में आपकी एस्टीम कैसी है, इज्जत कैसी है, 10th हाउस से पता चलेगा। डिग्निटी, फेम के 2 हाउस है, 10th हाउस और 11th हाउस दोनों। 10th हाउस से फेम धीरे धीरे बढ़ता है, 11th हाउस से कभी कभी अचानक रातों रात जो फेम मिलता है वो 11th हाउस से। गवर्नमेंट रिलेटेड हाउस, इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे मैंने श्लोक पढ़ा तो उसमें राज्यम, तो पहले जो राज्य, जो राजा महाराजा कहते हैं, आज के टाइम में वो गवर्नमेंट है। तो यदि आपका काम कोई गवर्नमेंट रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब ही है तो वो भी 10th हाउस से ही देखिए। यूजुअली गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसमें आपके दशम स्थान का जो कुछ रिलेशन है वो सूर्य से जरूर होना चाहिए। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब,
आप गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो सूर्य का दशम स्थान से अवश्य कहीं ना कहीं पे मेल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, इनडायरेक्टली, जैसे आपका गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, इस तरह से कई काम होते हैं, तो वो भी 10th हाउस से ही देखे जाएंगे। आपके अचीवमेंट्स क्या हैं लाइफ में, वो भी 10th हाउस से ही देखे जाएंगे। तो चलते हैं अगले भाव की तरफ। हाउस ऑफ इनकम, लाभ स्थान, आय स्थान, शायद कुंडली का सबसे अच्छा भाव। यहां पे हर ग्रह सबसे अच्छे फल देता है। बुरे फल भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली काफी अच्छे फल 11th हाउस में हर ग्रह देता है। तो पहले देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं 11th हाउस के बारे में। नाना वस्तु भवस्यापि पुत्र जायादिकस्य च आयं वृद्धिं पशूनां च भवस्थान निरीक्षणम। अर्थात आपके पास बहुत सारी चीजें, आर्टिकल्स, आपके पास क्या क्या संपत्ति है वो 11th हाउस से देखा जाएगा। सन्स वाइफ, पुत्र की पत्नी या पुत्री का पति, इसलिए क्योंकि पंचम स्थान आपके बच्चों का स्थान है और वहां से सप्तम 11th हाउस पड़ता है, तो आपके बच्चों के पति या पत्नी 11th हाउस से देखेंगे। साथ ही में इनकम, आपके इनकम के सोर्सेस 11th हाउस से पता चलते हैं। एक इनकम का सोर्स है या इनकम का सोर्स रेगुलर है या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये सब 11th हाउस से ही देखा जाएगा। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपकी 11th हाउस से ही देखी जाती है। साथ ही में बिग ब्रदर या सिस्टर, आपके बड़े भाई या बहन 11th हाउस से ही देखे जाते हैं। देखे मतलब कि आपके बड़े भाई बहन, आप कुंडली देख के पता चल जाता है कि आपके बड़े भाई बहन हैं या नहीं, आपके उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, क्या वो आपको कोई लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं, तो ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। सक्सेस इन अंडरटेकिंग्स, मतलब कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, वो 11th हाउस से देखा जाएगा। 11th हाउस कैसा है, 11th हाउस पे किस ग्रह की दृष्टि है, 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, ये सब 11th हाउस से देखा जाएगा। और जो आपकी सक्सेस है वो 11th हाउस से देखी जाएगी। प्रश्न जब हम देखते हैं तो उसमें भी 11th हाउस बहुत उपयोगी होता है। साथ ही में प्रॉफिट्स, आपको लाभ, कुछ भी करते हैं उसमें लाभ कितना मिलेगा। कई लोग होते हैं बहुत काम करते हैं, लाभ नहीं मिलता। कई लोग होते हैं काम थोड़ा सा करते हैं, लाभ बहुत कमा लेते हैं, वो सब 11th हाउस से देखते हैं। फेम, मैंने बताया था कि 10th हाउस फेम का हाउस है और रातों रात और सडन फेम जो मिल जाती है उसके लिए 11th हाउस देखना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी भाव की, यानी कि 12th हाउस, व्यय स्थान या हाउस ऑफ लॉसेस। यूजुअली अच्छा नहीं मानते इस हाउस को, लेकिन जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि किसी भी चीज को ज्योतिष में पूर्ण तरह से अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। जो बहुत शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, उनके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो बहुत खराब ग्रह हैं शनि राहु, इनके भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। तो पहले देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं 12th हाउस के बारे में। शास्त्र कहते हैं व्ययम चा वैरिवृत्तांत्रि फमंत्यादिकम तथा व्यया चैव हि ज्ञातव्य मीति सर्वत्र धीमता। अर्थात 12वें स्थान से आपके व्यय यानी कि आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, और इसमें लिखा है अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में भी 12वें स्थान से पता चलता है। वो इसलिए क्योंकि ये अंतिम भाव है। लग्न से आपकी उत्पत्ति हुई और अंतिम स्थान से आपकी मृत्यु के बारे में
पूर्णतः नहीं लेकिन काफ़ी हद तक पता चल जाता है। साथ ही में आज के टाइम में इसको एलैबोरेट करके देखेंगे तो आपकी स्लीप कैसी है, आप आराम से सो लेते हैं, चैन की नींद सो लेते हैं, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, वो 12th हाउस से देखेंगे। फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट, सेटलिंग अब्रॉड, आज से 300-400 साल पहले बाहर जाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता उसको, क्योंकि एक बार आप घर छोड़कर दूर चले गए, अब उस टाइम में व्हाट्सएप तो होते नहीं थे कि आप दूसरे देश गए और व्हाट्सएप कर दिया कि हाँ भाई मैं पहुंच गया। ऐसा समझा जाता था कि आप बाहर गए, घर से दूर गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस पर थोड़ा डाउट रहता था। लेकिन आज के डेट में कितने लोग इंडिया से स्पेशली बाहर की कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं। तो इतना बुरा भाव भी नहीं है, इस भाव के बहुत अच्छे साइड भी हैं। बेड प्लेजर्स, आपके बेड प्लेजर्स कैसे होंगे, यानी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, वो भी 12th हाउस से पता चलती है। विडंबना की बात यह है कि जहां आपके बेड प्लेजर्स 12th हाउस से देखे जाते हैं, वहीं आश्रम और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। बस वो है कि टाइम अलग होता है, जब आपके टीन एज या यंग एज होती है तो उसमें देखा जाएगा बेड प्लेजर्स, और यही हाउस आपको बताएगा कि आप आगे आने वाले टाइम में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी। या कुछ लोग अर्ली भी स्टार्ट कर लेते हैं, वो सब इसी हाउस से पता चलता है। कई लोग होते हैं जो अपनी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत डिज़ायर्स ऑफ और काम वासना में लिप्त होते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े संत बन जाते हैं। तो ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। फीट, आपके पाँव में कोई डिजीज होगी, फ्लैट फुट या इंजरी, वो सब 12th हाउस से देखा जाता है। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, भाई आप घर से दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो सेपरेट तो होंगे फैमिली से, तो ये भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। जेल, इम्प्रिजनमेंट, जिसकी कुंडली में 12th हाउस में बंधन योग बन रहे हैं, और बंधन योग कई तरह से बनते हैं, तो उनको जेल का भी समय भुगतना पड़ता है। हॉस्पिटल्स का प्रमुख स्थान है 12th हाउस। यदि आपका लग्न 12th हाउस में 12वें स्थान में बैठा है, या फिर 12वें स्थान का कनेक्शन लग्न के स्वामी से है, और भी थोड़े 1-2 बुरे योग बन रहे हैं, तो ऐसे लोग जीवन का अधिकतम समय हॉस्पिटल्स में ही बिताते हैं। मेरे पास ऐसे कई कुंडलियाँ आती हैं, उसमें से 2-3 को मैं जानता हूँ। हर तीसरे महीने में उनके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे होते हैं। इसका लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है और अच्छी तरह से मतलब कि स्ट्रांग है, तो हो सकता है आप काम ही हॉस्पिटल्स में करें, तो वो भी देखना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष सिर्फ एक सूत्र पकड़ के या एक श्लोक पकड़ के या एक चीज़ देख के नहीं एनालिसिस देनी चाहिए, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। तो ये थी 12 भावों के बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही में यदि आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, देवी देवताओं की उपासना आदि इन सब विषयों में इंटरेस्ट है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।